आज हम एक ऐसे देश की खोज में निकल रहे हैं जो महज एक भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि एक जीवंत पुल है। तुर्की, या जैसा कि अब इसे आधिकारिक तौर पर तुर्की कहा जाता है, एक ऐसी भूमि है जहां एशिया की प्राचीन आत्मा यूरोप की आधुनिक ऊर्जा से मिलती है। यह वह जगह है जहां बास्फोरस जलडमरू मध्य न केवल दो महाद्वीपों को अलग करता है बल्कि सदियों की संस्कृतियों, साम्राज्यों और कहानियों को भी एक साथ लाता है। यह देश अपने आप में एक महाकाव्य है जो नए नए अध्याय प्रस्तुत करता है और हम इसके पन्नों को एक एक करके पलटने के लिए तैयार हैं। यह केवल एक यात्रा नहीं बल्कि समय और सभ्यता के गलियारों से गुजरने का एक अनुभव है। इस देश की कहानी साम्राज्यों के उत्थान और पतन की कहानी है। बीजान्टिन की भव्यता से लेकर ऑटोमन साम्राज्य की विशालता तक हर पत्थर, हर मीनार और हर बाजार एक अलग दास्तां सुनाता है। यहाँ की हवाओं में अतीत की फुसफुसाहटें गूंजती हैं जो हमें उन सुल्तानों, सम्राटों और योद्धाओं की दुनिया में ले जाती हैं जिन्होंने इस भूमि को अपना घर बनाया। लेकिन तुर्की सिर्फ अपने अतीत में ही नहीं जीता। यह एक ऐसा राष्ट्र है जो आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर देख रहा है। इसकी पहचान परंपरा और आधुनिकता के एक सुंदर मिश्रण से बनी है, जहां प्राचीन रीति रिवाज समकालीन जीवन शैली के साथ सामंजस्य बिठाते हैं। यह विरोधाभासों का देश है, जहां पूरब पश्चिम से मिलता है और हर कोना आश्चर्य से भरा है। हमारी यात्रा हमें हलचल भरे शहरों से लेकर शांत परिदृश्यों तक ले जाएगी। हम इस्तांबुल की भव्य मस्जिदों और गुलजार बाजारों से गुजरेंगे, अंकारा की प्रशासनिक गंभीरता को महसूस करेंगे और कप्पाडोसिया के अलौकिक परिदृश्य पर गर्म हवा के गुब्बारों में तैरेंगे। हम भूमध्य सागर के फिरोजी तटों पर आराम करेंगे और काला सागर के हरे भरे चोटियों की खोज करेंगे। यह यात्रा केवल स्थानों के बारे में नहीं है बल्कि उन अनुभवों के बारे में है जो तुर्की को परिभाषित करते हैं। इसके स्वादिष्ट भोजन का स्वाद लेना, इसके लोगों की गर्मजोशी को महसूस करना और इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में खुद को डुबो देना। यह देश एक खुली किताब की तरह है जो हर यात्री को अपनी कहानी और उसमें अपना एक छोटा सा हिस्सा लिए आमंत्रित करता है। तो तैयार हो जाइए इस अविस्मरणीय साहसिक कार्य के लिए। हम तुर्की की आत्मा को समझने की कोशिश करेंगे, इसकी कला, इसका संगीत, इसका इतिहास और इसके लोग। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह देश कैसे अपनी प्राचीनता संरक्षित करते हुए एक आधुनिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। यह एक ऐसी यात्रा होगी जो आपकी इंद्रियों को जगा देगी और आपकी आत्मा को छू लेगी। हम महज एक पर्यटक की तरह नहीं बल्कि एक खोजकर्ता की तरह इस देश का अनुभव करेंगे जो इसके रहस्यों को उजागर करने और इसकी सुंदरता को दुनिया के सामने लाने के लिए निकला है। तुर्की की यात्रा में हमारे साथ शामिल हों, एक ऐसी भूमि जो वास्तव में दो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ को एक साथ लाती है। हमारी पहली यात्रा इस्तांबुल से शुरू होती है, एक ऐसा शहर जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यह वह शहर है जिसे कभी कॉन्स्टेंटिनोपल और उससे पहले बाइजेंटियम के नाम से जाना जाता था। यहां हर गली, हर इमारत इतिहास की एक परत को उजागर करती है। शहर के दिल में सुल्तान अहमद स्क्वायर है, जहां दो वास्तुशिल्प चमत्कार एक दूसरे के सामने हैं, हागिया सोफिया और ब्लू मस्जिद। हागिया सोफिया जो कभी एक चर्च था, फिर एक मस्जिद, फिर एक संग्रहालय और अब फिर से एक मस्जिद है, बीजान्टिन इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण है। इसकी विशाल गुंबद और जटिल मोज़ेक कलाकारी आपको मंत्रमुग्ध कर देती है, जो सदियों के विश्वास और कलात्मक प्रतिभा की गवाही देती है। यह एक ऐसा स्थान है जहां आप समय के प्रवाह को सचमुच महसूस कर सकते हैं। हागिया सोफिया के ठीक सामने सुल्तान अहमद मस्जिद है, जिसे अपनी नीली इज़निक टाइलों के कारण ब्लू मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इसकी 6 मीनारें और विशाल प्रांगण ऑटोमन वास्तुकला की भव्यता का प्रतीक हैं। जब अजान की आवाज
इन दोनों ऐतिहासिक संरचनाओं के बीच गूंजती है तो एक ऐसा माहौल बनता है जो आध्यात्मिक और अविस्मरणीय होता है। यह सिर्फ एक पर्यटक आकर्षण नहीं है, बल्कि एक जीवंत पूजा स्थल है जो शहर की इस्लामी विरासत को दर्शाता है। पास में ही टोपकापी पैलेस है, जो लगभग 400 वर्षों तक ऑटोमन सुल्तानों का निवास स्थान था। इसके हरे भरे आंगन, भव्य और बेशकीमती खजाने उस साम्राज्य की शक्ति और विलासिता की एक झलक प्रदान करते हैं जिसने कभी दुनिया के एक विशाल हिस्से पर शासन किया था। लेकिन इस्तांबुल केवल अपने स्मारकों तक ही सीमित नहीं है। शहर की असली आत्मा इसके बाजारों में बसती है। ग्रैंड बाजार दुनिया के सबसे पुराने और सबसे ढके हुए बाजारों में से एक, 4000 से अधिक दुकानों का एक भूल भुलैया है। यहाँ आप रंग बिरंगे लैंप, हाथ से बुने कालीन, सुगंधित मसाले और उत्तम आभूषण पा सकते हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ खरीदारी एक सांस्कृतिक अनुभव बन जाती है। पास में ही स्पाइस बाजार है, जहाँ हवा मसालों, जड़ी बूटियों और तुर्की डिलाइट की मीठी सुगंध से भरी होती है। ये बाजार शहर के व्यापारिक इतिहास के जीवंत प्रमाण हैं, जो सदियों से पूर्व और पश्चिम के व्यापारियों के लिए एक मिलन स्थल रहे हैं। इस्तांबुल की आधुनिक पहचान भी उतनी ही आकर्षक है। इस्तिक्लाल एवेन्यू एक व्यस्त पैदल मार्ग है जो विंटेज ट्राम, अंतरराष्ट्रीय ब्रांडों, कला दीर्घाओं और जीवंत कैफे से भरा है। यह वह जगह है जहां शहर की युवा ऊर्जा सबसे अधिक स्पष्ट होती है। यहां आप आधुनिक तुर्की को उसके पूरे गौरव में देख सकते हैं। फैशनेबल युवा, SDDDHA के संगीतकार और विभिन्न संस्कृतियों का एक जीवंत मिश्रण। बासफोरस के किनारे टहलना, जहां यूरोप और एशिया के बीच नौकाएं चलती हैं, शहर की अनूठी भौगोलिक स्थिति को समझने का सबसे अच्छा तरीका है। इस्तांबुल एक ऐसा शहर है जो कभी सोता नहीं, एक ऐसा शहर जो आपको हमेशा और अधिक के लिए वापस आने पर मजबूर करता है। इस्तांबुल की भव्यता को पीछे छोड़ डालकर हमारी यात्रा हमें तुर्की के हृदय स्थल अंकारा ले जाती है। यह शहर सिर्फ देश की राजधानी ही नहीं, बल्कि आधुनिक तुर्की गणराज्य के जन्म का प्रतीक भी है। यहाँ का माहौल इस्तांबुल की शाही शान से बिल्कुल अलग है। यह अधिक व्यवस्थित, प्रशासनिक और उद्देश्यपूर्ण है। शहर के क्षितिज पर अनाथ कबीर का प्रभुत्व है, जो आधुनिक तुर्की के संस्थापक मुस्तफा कमाल अतातुर्क का भव्य मकबरा है। यह एक ऐसा स्मारक है जो हर तुर्क के दिल में एक विशेष स्थान रखता है। यहाँ का दौरा करना सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल को देखना नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देना है जिसने एक राष्ट्र की नियति को आकार दिया। यह स्थान शांति और सम्मान की भावना से ओतप्रोत है। अंकारा से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ते हुए हम इतिहास के पन्नों में और गहरे उतरते हैं। हमारा अगला शहर कोन्या है, जो सूफी रहस्यवाद का केंद्र है और महान कवि और दार्शनिक रूमी का घर है। मेवलाना संग्रहालय, जो कभी रूमी का मठ था, आज दुनिया भर के तीर्थ यात्रियों और आध्यात्मिक साधकों को आकर्षित करता है। यहाँ आप घूमते हुए दरवेशों की परंपरा के बारे में जान सकते हैं, जिनका आध्यात्मिक नृत्य परमात्मा के साथ एक होने का एक माध्यम है। कोन्या का शांत और आध्यात्मिक वातावरण आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है, जहां आत्मा को शांति मिलती है। यह शहर तुर्की की गहरी आध्यात्मिकता और सहिष्णुता की संस्कृति का एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। हमारी यात्रा हमें एजियन तट की ओर ले जाती है, जहां प्राचीन दुनिया के कुछ सबसे महत्वपूर्ण शहर स्थित हैं। इफिसुस एक समय में रोमन साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर, एक अविश्वसनीय रूप से संरक्षित पुरातात्विक स्थल है। सेल्सियस की लाइब्रेरी के राजसी अग्रभाग, विशाल एम्फीथिएटर और संगमरमर की रास्तों पर चलना आपको समय में वापस ले जाता है। आप लगभग उन रोमन नागरिकों की जन सैलाब की कल्पना कर सकते हैं जो कभी इन रास्तों पर चलते थे। इफिसुस का दौरा करना
एक खुली हवा वाले संग्रहालय में घूमने जैसा है, जहां हर पत्थर एक कहानी कहता है। यह प्राचीन शहरी नियोजन और वास्तुकला की प्रतिभा का एक शानदार प्रमाण है। इफिसुस से बहुत दूर नहीं, ट्रॉय का पौराणिक शहर है, जिसे होमर के महाकाव्य द इलियड द्वारा अमर कर दिया गया था। हालांकि आज जो बचा है वह खंडहरों की कई परतें हैं, लेकिन इस स्थान का ऐतिहासिक महत्व निर्विवाद है। एक प्रतिकृति ट्रोजन हॉर्स आगंतुकों का स्वागत करता है, जो उन्हें उस प्रसिद्ध कहानी की याद दिलाता है जिसने पीढ़ियों को मोहित किया है। ट्रॉय की खोज करना पुरातत्व और पौराणिक कथाओं के बीच की रेखाओं को धुंधला करने जैसा है। ये प्राचीन शहर अंकारा, कोन्या, इफिसुस और ट्रॉय तुर्की के विविध और स्तृत इतिहास की एक झलक प्रदान करते हैं, जो आधुनिक गणराज्य से लेकर सूफी रहस्यवाद और शास्त्रीय पुरातनता तक फैला हुआ है। अब हम मध्य अनातोलिया के एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जो किसी दूसरी दुनिया का लगता है। कप्पाडोसिया अपने अद्वितीय भूवैज्ञानिक संरचनाओं के साथ एक ऐसा परिदृश्य है जो आपकी कल्पना को एक नया आयाम देता है। लाखों साल पहले ज्वालामुखी विस्फोट और उसके बाद हवा और पानी के कटाव ने इस क्षेत्र को परी चिमनियों नामक नरम चट्टानों के शंकु, मशरूम और स्तंभों से भर दिया। यह एक ऐसा दृश्य है जो असली नहीं लगता, जैसे किसी फंतासी फिल्म का सेट हो। इस क्षेत्र की असली सुंदरता को समझने का सबसे अच्छा तरीका सूर्योदय के समय गर्म हवा के गुब्बारे की सवारी करना है। जब कई सारे रंगीन गुब्बारे धीरे धीरे आकाश में उठते हैं तो यह एक जादुई और अविस्मरणीय अनुभव होता है। कप्पाडोसिया का आकर्षण केवल इसकी सतह पर ही नहीं है, इस क्षेत्र का इतिहास भी उतना ही आकर्षक है। नरम चट्टानों ने शुरुआती ईसाइयों को शोषित होने से बचने के लिए भूमिगत शहर और गुफा चर्च बनाने की अनुमति दी। गोरे में ओपन एयर संग्रहालय, एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, इन गुफा चर्चों का एक शानदार संग्रह है, जिनमें से कई में अभी भी सुंदर बीजांटिन भित्तिचित्र संरक्षित हैं। इन प्राचीन पूजा स्थलों की खोज करना, जो चट्टानों में खुदे हुए हैं, एक विनम्र और प्रेरणादायक अनुभव है। यह मानव सरलता और विश्वास की शक्ति का एक प्रमाण है। डेरिंक्यूयू और कायामाकली जैसे भूमिगत शहर और भी आश्चर्यजनक हैं, जो कई स्तरों तक नीचे जाते हैं और हजारों लोगों को समायोजित कर सकते थे। आधुनिक कप्पाडोसिया ने अपनी अनूठी विरासत को संरक्षित करते हुए पर्यटन को अपनाया है। इस क्षेत्र का अनुभव करने का सबसे प्रामाणिक तरीका एक गुफा होटल में रहना है। ये होटल प्राचीन गुफा आवासों को आधुनिक सुविधाओं के साथ शानदार स्वीट्स में बदल देते हैं। एक चट्टान में खुदे हुए कमरे में सोना एक अनूठा अनुभव है, जो आपको इस क्षेत्र के इतिहास से जोड़ता है। शाम को आप स्थानीय रेस्तरां में पारंपरिक टेस्टी कबाब का आनंद ले सकते हैं, जिसे एक मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है और आपके मेज पर अलग किया जाता है। यह सिर्फ एक भोजन नहीं, बल्कि एक प्रदर्शन है जो आपके अनुभव में और इजाफा करता है। कप्पाडोसिया सिर्फ एक गंतव्य नहीं है, यह एक अनुभव है जो आपकी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ जाता है। चाहे आप इसके घाटियों में लंबी पैदल यात्रा कर रहे हों, घोड़े की सवारी कर रहे हों या बस बैठकर इसके अलौकिक परिदृश्य को देख रहे हों, यह स्थान आपको अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध इतिहास से मंत्रमुग्ध कर देता है। यह एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति और मानव इतिहास एक साथ मिलकर कुछ वास्तव में असाधारण बनाते हैं। कप्पाडोसिया तुर्की की विविधता का एक आदर्श उदाहरण है, एक ऐसा देश जो आपको हर कोने में आश्चर्यचकित करने की क्षमता रखता है। यह एक ऐसी जगह है जहां सपने हकीकत में बदलते हैं। तुर्की की यात्रा इसके अविश्वसनीय भोजन का अनुभव किए बिना सच कहें तो अधूरी ही रह जाती है। तुर्की व्यंजन
ऑटोमन साम्राज्य की विरासत का एक शानदार प्रतिबिंब है, जिसमें मध्य एशियाई, मध्य पूर्वी और बाल्कन स्वादों का लाजवाब मिश्रण देखने को मिलता है। दिन की शुरुआत एक पारंपरिक तुर्की नाश्ते या कहवाल्ती से होती है, जो अपने आप में एक दावत जैसा लगता है। मेज पर ताजी ब्रेड, कई तरह के पनीर जैसे सफेद पनीर और काशार, जैतून, टमाटर, खीरे, शहद, जैम और ब्रेड रखे जाते हैं और इन सब के साथ तुर्की चाय यानी चाय के छोटे गिलास भी परोसे जाते हैं। ये सिर्फ एक भोजन नहीं है, बल्कि एक सामाजिक अनुष्ठान है, जिसमें दोस्तों और परिवार के साथ दिन की शुरुआत बेहद धीमी और आनंददायक तरीके से होती है। अब जब दोपहर या रात के खाने की बात आती है, तो कबाब यहाँ के निर्विवाद राजा माने जाते हैं। लेकिन तुर्की कबाब सिर्फ सीख पर लगे मांस तक ही सीमित नहीं है। हर क्षेत्र का अपना खास कबाब होता है, जैसे अदाना और उर्फा के मसालेदार कीमा कबाब, शीश कबाब के कोमल मांस के टुकड़े, और इस्केंडर कबाब जिसमें दही और टमाटर सॉस का खास स्वाद होता है। मांस के अलावा तुर्की व्यंजनों में मेजे या एपेटाइजर की भी एक बहुत ही विविध रेंज मिलती है, जैसे हुम्मस, बैंगन का सलाद और भरवा वाइन के पत्ते। ये छोटे छोटे व्यंजन दोस्तों के साथ बांटने और ढेर सारे स्वादों का मजा लेने के लिए एकदम सही हैं। तुर्की के मीठे व्यंजन भी सच पूछिए तो कम मशहूर नहीं है। बकलावा, जिसमें अखरोट या पिस्ता भरा होता है और चाशनी में डूबी पतली पेस्ट्री की परतें होती हैं, शायद सबसे लोकप्रिय मिठाई है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है। कुनेफे एक गर्म पिघले हुए पनीर से बनी मिठाई है, जिसे कद्दूकस की हुई पेस्ट्री और चाशनी के साथ परोसा जाता है। यह सच में एक अनूठा और स्वादिष्ट अनुभव है। और तुर्की डिलाइट या लोकुम, जो अलग अलग स्वादों और बनावटों में आता है, एक आदर्श उपहार या मीठा नाश्ता बन जाता है। भोजन के बाद एक मजबूत तुर्की कॉफी, जिसे सेजवे नामक छोटे तांबे के बर्तन में बनाया जाता है, पाचन के लिए एकदम सही मानी जाती है। अगर पेय पदार्थों की बात करें तो चाय के अलावा आयरन भी काफी लोकप्रिय है। यह एक ठंडा नमकीन दही पेय है, जो खास तौर पर कबाब जैसे भारी भोजन के साथ काफी ताजगी देता है। एक और पारंपरिक पेय राकी है, जो सौंफ के स्वाद वाली एक मजबूत स्पिरिट है। जब इसे पानी के साथ मिलाया जाता है तो इसका रंग दूधिया सफेद हो जाता है। इसी वजह से इसे शेर का दूध भी कहते हैं। राखी को अक्सर मेजे के साथ धीरे धीरे पिया जाता है, और यह लंबी बातचीत और सामाजिक समारोहों का एक अहम हिस्सा बन जाता है। तुर्की का भोजन सच कहें तो सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है। यह संस्कृति, परंपरा और आतिथ्य का एक उत्सव है, जो हर एक कौर में महसूस होता है। तुर्की की प्राकृतिक सुंदरता इसके ऐतिहासिक खजानों की तरह ही बहुत विविध और लुभावनी है। दक्षिण पश्चिम में स्थित पमुक्कले, जिसका अर्थ है कपास का महल, सचमुच एक प्राकृतिक आश्चर्य है, जो किसी सपने जैसा लगता है। कैल्शियम युक्त गर्म झरनों के पानी ने सदियों से पहाड़ी के किनारे सफेद ट्रैवर्टीन छतों की एक अद्भुत श्रृंखला बना दी है। इन गर्म फिरोजी पुलों में चलना एक अनूठा अनुभव है, जैसे आप बादलों पर चल रहे हों। पमुक्कले के ऊपर प्राचीन रोमन शहर हिरापोलिस के खंडहर हैं, जहां आप एक प्राचीन थिएटर और एक विशाल नेक्रोपोलिस देख सकते हैं। आप क्लियोपेट्रा पूल में भी तैर सकते हैं, जो गर्म खनिज युक्त पानी से भरा है और डूबे हुए रोमन स्तंभों से घिरा हुआ है। तुर्की का समुद्र तट भी उतना ही शानदार है। भूमध्य सागरीय और एजियन तट, जिन्हें अक्सर तुर्की रिवेरा या फिरोजा तट कहा जाता है, अपनी क्रिस्टल क्लियर पानी, छिपी हुई खाद्यों और सुनहरे समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध हैं। अंताल्या, बोड्रम और फेथिये जैसे शहर बहुत लोकप्रिय पर्यटन केंद्र हैं, जो वाटर स्पोर्ट्स, नौकायन और आरामदायक समुद्र तट जीवन का एक आदर्श मिश्रण प्रदान करते हैं। यहाँ आप ब्लू क्रूज पर जा सकते हैं, जो एक पारंपरिक
लकड़ी की गुलेट नाव पर कई दिनों की यात्रा है जो आपको एकांत खाद्यों और प्राचीन खंडहरों तक ले जाती है। ओल्यूदेनिज का ब्लू लैगून अपनी शांत और आश्चर्यजनक रूप से नीले पानी के साथ दुनिया के सबसे अधिक फोटो खींचे जाने वाले समुद्र तटों में से एक है। उत्तर की ओर काला सागर क्षेत्र एक पूरी तरह से अलग परिदृश्य प्रस्तुत करता है। यह एक हरा भरा और पहाड़ी क्षेत्र है जो चाय के बागानों, घने जंगलों और धुंध भरी घाटियों से ढका हुआ है। यहाँ की जलवायु हल्की और नम है जो इसे तुर्की का सबसे उपजाऊ क्षेत्र बनाती है। ट्राब्जोन जैसे शहर इस क्षेत्र का पता लगाने के लिए एक अच्छा आधार प्रदान करते हैं। पास में ही सुमेला मठ है जो एक चट्टान के किनारे पर बना एक लुभावनी यूनानी रूढ़िवादी मठ है। यह स्थान न केवल अपनी आश्चर्यजनक वास्तुकला के लिए बल्कि अपने नाटकीय स्थान और शांत वातावरण के लिए भी देखने लायक है। काला सागर क्षेत्र तुर्की का एक शांत और कम खोजा गया हिस्सा है। तुर्की के विविध परिदृश्य इसके पहाड़ों, झीलों और राष्ट्रीय उद्यानों तक फैले हुए हैं। टॉरस पर्वत भूमध्य सागरीय तट के समानांतर चलता है जो लंबी पैदल यात्रा और पर्वतारोहण के अवसर प्रदान करता है। पूर्वी तुर्की में लेक वैन देश की सबसे बड़ी झील है जो अपने अद्वितीय सोडा पानी और एक द्वीप पर स्थित एक सुंदर अर्मेनियाई चर्च के लिए जानी जाती है। वसंत ऋतु में इस्तांबुल और अन्य शहर ट्यूलिप के खिलने से जीवंत हो उठते हैं जो एक फूल है जिसकी उत्पत्ति वास्तव में तुर्की में हुई थी। चाहे वह पमुक्किले की सफेद छतें हों, फिरोजा तट का नीला पानी हो या काला सागर के हरे भरे पहाड़ हों, तुर्की का प्राकृतिक सौंदर्य हर यात्री को मंत्रमुग्ध कर देता है। आधुनिक तुर्की की पहचान को समझने के लिए मुस्तफा कमाल अतातुर्क की विरासत को समझना आवश्यक है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य के पतन के बाद अतातुर्क ने तुर्की के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया और 1923 में तुर्की गणराज्य की स्थापना की। वह सिर्फ एक सैन्य नेता नहीं थे बल्कि एक दूरदर्शी सुधारक भी थे जिन्होंने देश को आधुनिक बनाने और इसे एक धर्मनिरपेक्ष पश्चिमी उन्मुख राष्ट्र में बदलने के लिए व्यापक सुधार किए। उन्होंने लैटिन वर्णमाला को अपनाया, महिलाओं को मताधिकार दिया और धर्म को राज्य से अलग कर दिया। आज भी अतातुर्क की तस्वीरें और मूर्तियां पूरे देश में देखी जा सकती हैं और उनकी विरासत तुर्की की राष्ट्रीय पहचान का एक अभिन्न अंग बनी हुई है। आज का तुर्की समाज परंपरा और आधुनिकता का एक जटिल और गतिशील मिश्रण है। इस्तांबुल, अंकारा और इज़मिर जैसे बड़े शहरों में आपको एक जीवंत महानगरीय संस्कृति मिलेगी जहां युवा पीढ़ी वैश्विक रुझानों को अपनाती है, फैशनेबल कैफे में मिलती है और एक प्रगतिशील मानसिकता रखती है। तुर्की के विश्वविद्यालयों में एक ऊर्जावान छात्र जीवन है और देश में एक संपन्न कला और संगीत दृश्य भी है। हालांकि ग्रामीण और अधिक रूढ़िवादी क्षेत्रों में पारंपरिक मूल्य और रीति रिवाज अभी भी बहुत मजबूत हैं। यह पूर्व और पश्चिम, परंपरा और आधुनिकता के बीच का द्वंद्व तुर्की समाज की एक परिभाषित विशेषता है जो इसे अध्ययन करने के लिए एक आकर्षक विषय बनाता है। तुर्की एक जातीय रूप से विविध देश है, हालांकि अधिकांश आबादी खुद को तुर्क के रूप में पहचानती है। कुर्द देश का सबसे बड़ा जातीय अल्पसंख्यक है जो मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी अनातोलिया में रहते हैं। कुर्द संस्कृति और पहचान का अपना एक समृद्ध इतिहास है और कुर्द मुद्दे तुर्की की राजनीति में एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय बने हुए हैं। इसके अलावा देश में अलेवी, अर्मेनियाई, यूनानी और यहूदी जैसे विभिन्न अन्य अल्पसंख्यक समूह भी हैं जो तुर्की के सांस्कृतिक ताने बाने में योगदान करते हैं। तुर्की भाषा, जो तुर्क भाषा परिवार का हिस्सा है, राष्ट्र को एकजुट करने वाली एक मजबूत शक्ति है।
हालांकि कई अल्पसंख्यक अपनी भाषाएं भी बोलते हैं। तुर्की की राष्ट्रीय पहचान गर्व और लचीलेपन की एक मजबूत भावना से चिह्नित है। तुर्क अपने इतिहास, अपनी संस्कृति और अपने देश की उपलब्धियों पर बहुत गर्व करते हैं। यह राष्ट्रीय गौरव खेल आयोजनों, राष्ट्रीय छुट्टियों और सार्वजनिक समारोहों में स्पष्ट होता है। हाल के वर्षों में देश ने महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों का अनुभव किया है, जिसने पहचान और भविष्य की दिशा के बारे में बहस छेदन दी है। इन चुनौतियों के बावजूद तुर्की के लोग अपनी गर्मजोशी, आतिथ्य और जीवन के प्रति जुनून के लिए जाने जाते हैं। एक आगंतुक के रूप में आपको अक्सर एक कप चाय या कॉफी के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जो तुर्की संस्कृति में निहित मित्रता और उदारता का प्रतीक है। तुर्की की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। देश ने पिछले 2 दशकों में महत्वपूर्ण वृद्धि का अनुभव किया है, जो इसके विविध आर्थिक क्षेत्रों द्वारा संचालित है। निर्माण उद्योग एक प्रमुख शक्ति है, जिसमें तुर्की की कंपनियां न केवल देश के भीतर बल्कि मध्य पूर्व, मध्य एशिया और अफ्रीका में भी विशाल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का निर्माण कर रही हैं। इस्तांबुल का नया हवाई अड्डा, विशाल बास्फोरस पुल और देश भर में फैले राजमार्ग नेटवर्क इस क्षेत्र में तुर्की की महत्वाकांक्षा और क्षमता के प्रमाण हैं। यह देश एक वैश्विक निर्माण केंद्र के रूप में अपनी प्रतिष्ठा मजबूत कर रहा है, जो इसकी आर्थिक शक्ति का एक प्रमुख स्तंभ है। कपड़ा और मोटर वाहन उद्योग भी तुर्की की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। तुर्की दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा और परिधान निर्यातकों में से एक है, जो कई यूरोपीय ब्रांडों के लिए उत्पादन करता है। देश में एक मजबूत मोटर वाहन विनिर्माण क्षेत्र भी है, जिसमें कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां यहां अपने संयंत्र स्थापित कर रही हैं। पर्यटन एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो हर साल लाखों आगंतुकों को आकर्षित करता है और विदेशी मुद्रा का एक प्रमुख स्रोत है। हाल के वर्षों में रक्षा उद्योग में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिसमें तुर्की अपने स्वयं के ड्रोन, जहाज और अन्य सैन्य हार्डवेयर का विकास और निर्यात कर रहा है, जो देश की बढ़ती आत्मनिर्भरता और तकनीकी कौशल को दर्शाता है। प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में भी तुर्की तेजी से प्रगति कर रहा है। इस्तांबुल और अंकारा जैसे शहरों में एक फलता फूलता स्टार्टअप इकोसिस्टम उभर रहा है, जिसमें युवा उद्यमी फिनटेक, ई कॉमर्स और गेमिंग जैसे क्षेत्रों में नई कंपनियां शुरू कर रहे हैं। सरकार ने अनुसंधान और विकास में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां लागू की है और देश का अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम भी है, जिसका लक्ष्य आने वाले वर्षों में चंद्रमा पर एक रोवर भेजना है। स्मार्ट शहरों की अवधारणा भी गति पकड़ DDH रही है, जिसमें शहर यातायात प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं। यह तकनीकी प्रगति तुर्की को एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। वैश्विक मंच पर तुर्की एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक खिलाड़ी है। नाटो के एक प्रमुख सदस्य के रूप में यह यूरोप और मध्य पूर्व के चौराहे पर एक रणनीतिक स्थान रखता है। देश मध्य एशिया के तुर्क भाषी देशों के साथ मजबूत सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध बनाए रखता है और अफ्रीकी महाद्वीप में भी अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। तुर्की एयरलाइंस, जो दुनिया के किसी भी अन्य एयरलाइन की तुलना में अधिक देशों के लिए उड्डयन भरती है, देश की वैश्विक पहुंच और कनेक्टिविटी का प्रतीक है। अपनी अनूठी ट्रांसकॉन्टिनेंटल स्थिति के साथ तुर्की पूर्व और पश्चिम के बीच एक पुल के रूप में अपनी भूमिका निभाना जारी रखता है, जो वैश्विक मामलों में एक जटिल लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तुर्की की संस्कृति परंपराओं का एक समृद्ध और जीवंत मिश्रण है,
जो सदियों से विकसित हुई है। यहाँ के लोग अपने रीति रिवाजों और शिल्प कौशल पर बहुत गर्व करते हैं। तुर्की कालीन, जो अपनी जटिल डिजाइन और उच्च गुणवत्ता के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं, केवल फर्श को ढकने वाली वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि कला के काम हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों को बताते हैं। इसी तरह इज़्निक की हाथ से चित्रित सिरेमिक टाइलें, जो मस्जिदों और महलों को सुशोभित करती हैं, ऑटोमन काल की कलात्मक उत्कृष्टता का एक सुंदर उदाहरण है। इन शिल्पों को आज भी जीवित रखा गया है और आप कारीगरों को बाजारों और कार्यशालाओं में अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए देख सकते हैं, जो इस सांस्कृतिक विरासत को भविष्य की पीढ़ियों तक पहुंचा रहे हैं। खेल, विशेष रूप से फुटबॉल, तुर्की में एक जुनून है। इस्तांबुल के 3 बड़े क्लब गलाटसराय, फेनरबाचे और बेसिकतास के बीच की प्रतिद्वंद्विता वाकई में बहुत प्रसिद्ध है और मैच के दिन शहर का माहौल बिजली से भर जाता है। प्रशंसक अपने क्लबों के प्रति अविश्वसनीय रूप से वफादार होते हैं और स्टेडियम रंग, शोर और जुनून से भर जाते हैं। यह सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि एक सामाजिक घटना है जो लोगों को एक साथ लाती है। फुटबॉल के अलावा बास्केटबॉल और वॉलीबॉल भी लोकप्रिय खेल हैं और तुर्की ने इन खेलों में अंतर्राष्ट्रीय सफलता हासिल की है। राष्ट्रीय टीम के लिए समर्थन अटूट है और खेल आयोजनों के दौरान राष्ट्रीय गौरव की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जो देश को एकजुट करती है। धर्म तुर्की समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जहां अधिकांश आबादी सुन्नी इस्लाम का पालन करती है। दिन में 5 बार मस्जिदों की मीनारों से गूंजने वाली अजान की आवाज दैनिक जीवन की एक लय है। रमजान के महीने के दौरान कई मुसलमान सूर्योदय से सूर्यास्त तक उपवास रखते हैं और शाम को इफ्तार के भोजन के साथ अपना उपवास तोड़ देते हैं, जो अक्सर एक सांप्रदायिक कार्यक्रम होता है। हालांकि तुर्की एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और धार्मिक सहिष्णुता की एक लंबी परंपरा है। देश में अलेवी समुदाय भी है, जो इस्लाम की एक अलग शाखा का पालन करता है। साथ ही ईसाई और यहूदी अल्पसंख्यक भी हैं, जो सदियों से इस भूमि पर शांतिपूर्वक रहते आए हैं। हमारी यात्रा के अंत में हम तुर्की की स्थायी भावना पर विचार करते हैं। यह एक ऐसा देश है जो अपनी पहचान के विरोधाभासों को गले लगाता है। यह प्राचीन और आधुनिक, पूर्वी और पश्चिमी, धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक है। यह एक ऐसा राष्ट्र है जिसने साम्राज्यों का उत्थान और पतन देखा है और हर बार अधिक मजबूत होकर उभरा है। तुर्की की असली सुंदरता केवल इसके स्मारकों या परिदृश्यों में नहीं है, बल्कि इसके लोगों की गर्मजोशी, इसकी संस्कृति की गहराई और इसके इतिहास की परतों में है। यह 2 दुनियाओं के बीच एक पुल है, एक ऐसा स्थान जहां संस्कृतियां मिलती हैं और युगों का संगम होता है, जो हर आगंतुक को अपने दिल और दिमाग को खोलने और इसके जादू का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपके जाने के बहुत बाद तक आपके साथ रहती है।